नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज बात महाराष्ट्र का सीएम आखिर बनेगा कौन। सुबह से मैं अलग अलग जगहों पर लाइव था, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत चल रही थी। चीजें समझने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जब बीजेपी तकरीबन 132 सीटें जीत कर लाई है और शिंदे की शिवसेना 55 सीटें और बात कही जा रही है तकरीबन 40 सीटें अजीत पवार, दादा अजीत पवार अगर जीत कर लाए हैं तो महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा। महाराष्ट्र के सीएम के पीछे का दांवपेच मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सबसे आगे नाम किसका चल रहा है और जीतने के बावजूद भी राजनीति किस कदम बढ़ रही है और महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और अगर आप हमें सपोर्ट सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबरों पे आप सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं। चलिए अब खबर समझिए आते हैं। बीजेपी तकरीबन 132 सीटें जीती है और जो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री महाराष्ट्र में बीजेपी की हुई है, वो कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियर कर देती है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। और ये जो नारा योगी का है और जो नारा योगी ने दिया और इस नारे का फायदा सीधे तौर पर महाराष्ट्र में और अलग अलग चुनाव में हुआ। वो बात अलग है कि इस नारे का वो इम्पैक्ट झारखंड के चुनाव में नहीं हुआ, क्योंकि इस नारे को काउंटर करने के लिए आदिवासी नेता या फिर कहा जाए हेमंत सोरेन ने जिस तरीके की राजनीतिक सूझबूझ का एक तरीके से परिचय दिया और जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने पूरे के पूरे चुनाव को अपने साथ हैंडल किया और सारे चुनाव को लड़ा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। लेकिन पटेंगे तो कटेंगे का नारा वाकई महाराष्ट्र में चला और आपने देखा कि आखिर देवेंद्र फडणवीस ने जब एक तरीके से रिजल्ट के बाद सभी का शुक्रिया अदा किया तो सीधे तौर पर तमाम लोगों के साथ साथ इस नारे की भी बात की और उन्होंने तमाम साधु संतों को भी धन्यवाद किया और तमाम उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने जीत की इस इबारत को लिखने के लिए बीजेपी का सहयोग किया। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर सीएम की रेस में कौन है। सीएम की रेस में आपको पता है कि मात्र दो लोग हैं, एक खुद देवेंद्र फडणवीस और दूसरे अगर अलग तरीके से देखा जाए तो वो सिंधे साहब है और वर्तमान सीएम सिंधे ही हैं। सिंधे के हिस्से में तकरीबन 55 सीटें 54 सीटें हैं। सिंधे का दावा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछली 2.5 साल की सरकार के बाद महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ती है, सिंधे अलग जाते हैं, सिंधे बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं और पिछले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो आजकल देवा भाव कहा जा रहे हैं, फडणवीस वाला टाइटल उन्होंने इसलिए साइडलाइन कर दिया क्योंकि फिर वो मराठा वर्सेस अपर कास्ट, लोअर कास्ट वर्सेस अपर कास्ट महाराष्ट्र में नहीं हो पाए, इसीलिए देवा भाव जो है वो देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। बहरहाल तो आप पान का घूंट पीने के बावजूद भी उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे रहे देवेंद्र फडणवीस। पूरी राजनीतिक गोटियां सेट की और तमाम चक्रव्यूह को, और उन्होंने खुद कहा कि मैं चक्रव्यूह को भेजने वाला, मैं सारे के सारे चक्रव्यूह को भेजने वाला अभिमन्यु हूं। ये बात देवेंद्र फडणवीस ने कही और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के लिए कहा जा रहा है कि 132 सीटों के बाद बीजेपी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी और सबसे बड़ा नाम देवेंद्र फडणवीस का है। लेकिन पेच कहां फंसता है, पेच समझिए। आपको पता है जब शिवसेना से पूछा गया, यानी कि शिंदे ग्रुप से पूछा गया, जब अजीत दादा पवार से पूछा गया या फिर आप समझिए देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के सर्वोच्च नेता यानी कि बीजेपी के सर्वोच्च नेता, शिंदे ग्रुप के सर्वोच्च नेता और अजीत दादा पवार यानी कि एनसीपी के सर्वोच्च नेता बैठकर इस बात को डिसाइड करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन, किसके सर ताज सजेगा और ये जीत का सहरा या फिर कहा जाए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन। ये बातचीत हुई, ये सारी चीजें हुई और कहा जा रहा है कि उसके बाद अंदर खाने एक और बात चल रही थी कि ये कयास लग रहे हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे आता है तो शिंदे अजीत दादा पवार के साथ मिलकर बीजेपी को ये कह सकते हैं कि साहब आप देवेंद्र फडणवीस को, यानी कि अगर वो दोनों मिलते हैं अजीत दादा पवार और आप सोचिए कि अजीत दादा पवार के साथ शिंदे मिलते हैं
और शिंदे मिलकर अगर ये कहते हैं कि साहब दोनों की मिली भगत के कारण अगर ये कहते हैं कि आप यानी कि आप देवेंद्र फडणवीस को छोड़कर किसी और को मुख्यमंत्री बना दीजिए बीजेपी से, तो हम इस बात पर तैयार हैं। दूसरा ये है कि देवेंद्र फडणवीस को क्या मुख्यमंत्री के तौर पर शिंदे देखना चाहते हैं? अजीत की कोई दिक्कत नहीं, अजीत पवार की कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर हम शिंदे अगर देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री न बनने के लिए अगर बाधा पैदा करते हैं, तो समस्या और क्या होगी? अगर ये दोनों भी हट जाते हैं, तो भी उस उस विषय पर या फिर उस चित्र पर बात कर रहे हैं। देखिए, 132 सीटें तकरीबन आप समझिए कि वो बीजेपी के पास है और महायुति के अंदर अगर अगर आप समझिए शिंदे और अजीत पवार को हटा दिया जाए, तो भी उनकी छोटे-छोटे ऐसे दल हैं जिनके पास 2 सीटें, 1 सीटें और 3 सीटें हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो तकरीबन 140 के आंकड़े तक तो बीजेपी, जिसे आप कहा जाए कि सीधे तौर पर वो रामदास अठावले की भी पार्टी है, यानी कि बीजेपी 140 का आंकड़ा छू लेगी, यानी कि 8 सीटें निर्दलीय उनके पास आएंगे। और दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर शिंदे को साइडलाइन करके आप समझिए कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या जा रहा है, तो अजीत पवार तो इस बात में बड़े खुश होंगे क्योंकि वो चाहते थे कि अगर सेकेंड हैंड पावर अगर किसी के पास हो, यानी कि बीजेपी के बाद अगर किसी के पास पावर हो, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के बाद अगर किसी के पास पावर हो, तो वो शिंदे नहीं बल्कि अजीत पवार हो। तो बीजेपी की जो ये जो लार्ज ये सबसे बड़ी विक्ट्री है, उसमें एक चीज तो क्लियर है कि अब देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं। और दूसरा ये है कि अगर अजीत पवार भी छोड़कर जाते हैं, तो भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। शिंदे भी छोड़कर जाते हैं, तो भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये दोनों अगर महायुति को छोड़कर चले जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री पद नहीं चाहते हैं, तो भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि निर्दलियों का इतना समर्थन है। और दूसरा, सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, 132 सीटें हैं, सबसे पहले मुख्यमंत्री या सरकार बनाने के लिए उसी को आमंत्रित किया जाएगा। और अगर वो आमंत्रित होते हैं, सबसे पहले सरकार बनाने की बात आती है, तो कांग्रेस के तकरीबन 14, शिवसेना उद्धव के 19 और 10 सीटें के आसपास जो है वो शरद पवार की। तो क्या वो टूटने को लेकर तैयार नहीं होंगे? क्योंकि इससे बुरी और इससे हताश हार उनको मिली नहीं होगी। और मैं कहता हूं अगर एक देखा जाए कि शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार या फिर उद्धव एक साथ भी आ जाए, तो भी वो मुख्यमंत्री किसी को नहीं बना सकते, वो सत्ता में नहीं आ सकते, यानी कि वो शासन में आ ही नहीं सकते। तो दूसरा ये कि बीजेपी ने अपने लोगों को शिंदे के ग्रुप से और एनसीपी के ग्रुप से चुनाव लड़वाया, उन्हीं के चुनाव चिन्ह पर बीजेपी के नेता चुनाव लड़े। तो इस सोचिए कितनी बड़ी और अहम बात हो जाती है। बहरहाल, ये वीडियो का विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।